चलिए, तो इसका नाम लिखना है आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। तो इसमें हमसे क्वेश्चन लगभग 20 नंबर का पूछ सकता है। मतलब इसकी वेटेज जो है एग्ज़ाम में 20 नंबर तक जा सकती है और लगभग चली ही जाती है। 5 नंबर के 4 पार्ट्स, 5 नंबर के 4 पार्ट्स जो हैं वो इसके आते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके बारे में पढ़ना होता है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होती है। तो वैसे तो टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? 27। लेकिन इसमें आपको सारे 27 नहीं पढ़ने, कुछ पढ़ने, है ना। तो हम कोशिश करेंगे आज 3 के बारे में डिस्कस करें आपके साथ। आज का टारगेट हमारा है। तो पहले हम हेडिंग डालते हैं AS 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर, है ना। ऐसे अगर इसका नाम देखें तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। छोटा सा AS है। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी। तो इसको इसमें डैश डाल के लिखना है दीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, these are specific accounting principles and methods of applying such principles and methods of applying such principles in preparation and presentation, in preparation and presentation of financial statements, in preparation and presentation of financial statements। तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, ये आपने वैसे पहले भी लिखा था इंट्रोडक्शन में कि जो भी कुछ स्पेसिफिक नियम होते हैं, है ना, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब या तरीके होते हैं, मेथड्स, उन्हें हम अकाउंटिंग पॉलिसी कह सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आप लिख सकते हो। एग्जांपल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या कॉमा वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। जैसे डेप्रिसिएशन का आपने सुन रखा होगा कि भाई कुछ लोग SLM मेथड से वैल्यू निकालते हैं, कुछ WDV मेथड से वैल्यू निकालते हैं, कुछ अदर मेथड से वैल्यू निकालते हैं। तो अलग अलग पॉलिसी होती है ना हर कंपनी की। इसी तरह इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने की, इन्वेंट्री को वैल्यू करने की, तो किसी भी चीज़ को वैल्यू करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो बेसिकली ये है अकाउंटिंग पॉलिसी। अब देखो इस AS का नाम क्या है, पढ़ो, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अगर मैं SLM मेथड फॉलो करता हूँ, आप WDV मेथड फॉलो करते हो, तो मैं अपने नोट्स में क्या डिस्क्लोज करूँगा कि मैं SLM करता हूँ। आप अपने नोट्स में क्या डिस्क्लोज करोगे, आप WDV करते हो। तो ये AS सिर्फ ये कहता है डिस्क्लोज करो। इस AS का काम कोई मुंशीगिरी करवाना नहीं है, इसमें हम कोई मुंशीगिरी नहीं करेंगे। ये AS 1 कहता है डिस्क्लोज करो। क्या डिस्क्लोज करो? अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना। तो सेकंड पॉइंट,
all the accounting policies, comma, significant in nature, comma, should be disclosed at one place. इसमें आप हाईलाइट कर लेना at one place को, should be disclosed at one place. तो at one place का मतलब है कि भाई जैसे आपने अपने स्टेटमेंट्स बना लिए, ठीक है, P&L बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, अब उसके नीचे आप क्या बनाओगे, नोट्स, है ना। अब नोट्स के अंदर ही डिस्क्लोजर किए जाते हैं, तो जब आप अपनी पॉलिसी का डिस्क्लोजर करोगे तो जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसियां हैं और जो सिग्निफिकेंट नेचर की हैं उन सबको आपको एक साथ एक जगह पर डिस्क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर 1 में कर दी, उसके बाद कुछ और बातें, फिर दोबारा अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर कुछ और बातें, फिर दोबारा अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर कुछ और बातें, ऐसा नहीं करना। सारी अकाउंटिंग पॉलिसी आपको एक ही जगह डिस्क्लोज करनी है। तो मतलब ये है कि डिस्क्लोजर जो होगा अकाउंटिंग पॉलिसियों का वो एक ही प्लेस पर होना चाहिए ताकि यूज़र को एक ही बार में सब दिख जाए। जैसे आप एग्ज़ाम में आंसर देते हो तो किसी क्वेश्चन में 4 पार्ट्स होते हैं, मान लो ABCD, तो एग्जामिनर कहता है ना चारों पार्ट्स एक साथ सॉल्व करो, A कर दिया पहले, D कर दिया लास्ट में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर हमें एक ही प्लेस पे करना है, ये कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ब्रैकेट में लिख लो, ऑल्सो इन AS5 में भी ये कवर होगा, लेकिन अभी दोबारा हेडिंग मतलब डाल लेते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? हो सकती है, आपने पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन में भी, है ना। तो इसमें लिखते हैं कि accounting policy can be changed, accounting policy can be changed, डैश डाल के बताओ कब कब। हाँ, if law requires, जब लॉ बोले तो for better presentation ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर एक भूल गए बीच का, हाँ क्या, इफ डैश रिक्वायर्स, लॉ मतलब कानून और छोटा कानून AS, इफ AS रिक्वायर्स, ठीक है। तो 3 बातें होती हैं, जब 3 में से कुछ भी हो तो आप पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। अब पॉलिसी को चेंज तो कर सकते हो, ये बात तो चलो पता है ना, लेकिन सितारा डाल के लिखना है डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा, ये डिस्क्लोज करना है या नहीं करना, बताओ। करना है, तो इस पर मतलब हमें एक नोट लिखना है। तो ये वाला नोट एग्ज़ाम में रट के चले जाना, जो यहाँ इंग्लिश लिखेंगे हम, ठीक है। बाकी समझाऊंगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूँ। इसी पर क्वेश्चन आए हैं जितनी बार आए, बाकी और इस पूरे AS में सब बेकार है। बेकार मतलब बेसिक है। तो डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो इसमें लिखते हैं कि क्या कह रहा है कि भाई एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, any change in accounting policies
which has a material effect in current period or which is reasonably expected to have a material effect in later period should be disclosed. Should be disclosed. Full stop. और नेक्स्ट लाइन में in case of change in accounting policies, in case of change in accounting policies, comma, which has a material effect in the current period, comma, the amount by which any item in the financial statement, the amount by which any item in the financial statements is affected by such change should also be disclosed. Should also be disclosed. इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं. Should also be disclosed to the extent ascertainable. To the extent ascertainable, comma, wholly or in part, comma, नहीं, ascertainable के बाद फुल स्टॉप है. सॉरी, ये होली वाला अलग पॉइंट है. सॉरी. ascertainable फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना है where such amount is not ascertainable. Where such amount is not ascertainable, comma, wholly or partly, comma, the fact should be disclosed. The fact should be disclosed. तो ये अंग्रेज़ी आपको 5 नंबर दिलवाएगी. ये अंग्रेज़ी 5 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दिलवाएगी. लेकिन ये क्या कह रही है वो समझ लेते हैं हम. ठीक है, तो इसको समझने के लिए फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग आप मेरे साथ नीचे एक फ्लो चार्ट सा बना लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो पेज के बीच में लिख लेना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. मान लेते हैं आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बदल ली. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. अब अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने पे 2 बातें हो सकती हैं, 2 बाइफरकेशन. पहली बात तो ये कि मटेरियल इन करंट पीरियड, कि करंट पीरियड में इसका प्रभाव सिग्निफिकेंट है. मटेरियल का मतलब तो पता है ना आपको, इम्पॉर्टेंट है ना. मटेरियलिटी प्रिंसिपल पढ़ रखा है आपने. तो मटेरियल मतलब इम्पॉर्टेंट. तो अगर इस चेंज का प्रभाव इम्पॉर्टेंट है करंट पीरियड में, या तो ये हो सकता है, या फिर अंग्रेज़ी कह रही है कि भाई नॉन मटेरियल इन करंट पीरियड, नॉन मटेरियल इन करंट पीरियड बट ascertainable
असर्टेनेबल इन लेटर पीरियड, यानी कि अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उसका प्रभाव भविष्य में दिखेगा। तो दो बातें हो सकती हैं कि या तो आपने चेंज करा और उसका इफेक्ट आपको पता है इसी साल से इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपने चेंज करा और इस साल तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन भविष्य में आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, असर्टेन करना पड़ेगा। तो पहले अगर हम मटीरियल इन करंट पीरियड की बात करें तो इसमें अंग्रेज़ी ये कह रही है कि भाई जो भी आपने पॉलिसी में चेंज करा तो उससे आपकी फिगर्स भी बदल जाएंगी। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, आप पहले SLM मेथड फॉलो करते थे और उसकी जगह आप WDV पर आ गए तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट बदल जाएगा। तो मटीरियल इन करंट पीरियड में पहला बाइफर्केशन लिखना है, अमाउंट असर्टेन्ड, अमाउंट असर्टेन्ड कि मतलब कितना रुपए या कितनी मॉनेटरी वैल्यू प्रभावित हुई वो अमाउंट आपको पता है या निकाल सकते हो, अमाउंट असर्टेन्ड। और या फिर नॉट असर्टेन्ड, या फिर आप अमाउंट नहीं निकाल सकते। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है AS1 ने। तो अगर आप अमाउंट को असर्टेन कर सकते हो, कर लोगे, तो फिर तो उसको डिस्क्लोज कर दो, है ना, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड कि आपने कोई पॉलिसी में चेंज करा और उस पॉलिसी के चेंज की वजह से आपको पता लग गया कि भाई 20,000 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप रिकॉर्ड कर दोगे, डिस्क्लोज कर दोगे कि 20,000 रुपये कम हो गया। लेकिन अगर आपको अमाउंट नहीं डिस्क्लोज कर, नहीं असर्टेन कर पा रहे, आपको नहीं पता कि कितने रुपए का प्रभाव पड़ रहा है ना, तो फिर आपको अमाउंट डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तब फैक्ट टू बी डिस्क्लोज्ड, तब सिर्फ आप इस बात को डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि अमाउंट तो अब आप डिस्क्लोज कर ही नहीं सकते, अमाउंट तो आपको पता ही नहीं चला है, तो सिर्फ तब क्या डिस्क्लोज करना है, फैक्ट। तब आप ये बात डिस्क्लोज कर दोगे कि हमने चेंज करा है, लेकिन उस चेंज का अमाउंट क्या फ़र्क पड़ रहा है वो नहीं पता। तो क्लियर हो गया। तो उसने इंग्लिश में ये दे रखा है, ऊपर की जो इंग्लिश है ना, लास्ट के 2 पॉइंट्स, वो ये सब दे रखा है डिज़ाइनर इंग्लिश में, ठीक है ना, कि भाई आपका अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट प्रभाव है करंट पीरियड में और आप उसका अमाउंट असर्टेन कर सकते हो तो वो अमाउंट डिस्क्लोज करो, और अगर अमाउंट असर्टेन नहीं कर सकते होली और पार्टली तो फिर फैक्ट डिस्क्लोज करो। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि भाई कोई पॉलिसी में आपने चेंज करा जो करंट पीरियड में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है आपको असर्टेन करना पड़े, लग रहा है, तो उसमें बस एक ही बात लिखनी है कि फैक्ट ऑफ सच चेंज इन लेटर पीरियड to be disclosed in current period, to be disclosed in current period। तो इसमें भी बस हम फैक्ट जो है उसको डिस्क्लोज कर देंगे कि हम भविष्य में कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, ये फैक्ट आप डिस्क्लोज कर दोगे। और ये फैक्ट कहाँ डिस्क्लोज करोगे, करंट पीरियड में, मतलब आप इसी साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करोगे कि हम 2 साल बाद बदलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर अभी बदलना नहीं है, भविष्य में बदलना है, तो ये बात भी यूज़र को बतानी पड़ेगी। मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं 2 साल बाद आपको थप्पड़ मारूंगा, तो ये बात मुझे अभी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ आया। तो ये है पूरा, मतलब जो इंग्लिश लिखी है वो ये है, ठीक है ना। तो मतलब वो इसमें यही बता रहा है कि कोई भी पॉलिसी जो आप चेंज करते हो उसका मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में हो सकता है या लेटर पीरियड में मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, तो ये बात डिस्क्लोज करो। दूसरे में लिखा है कि जब आप पॉलिसी चेंज करते हो और उसका अमाउंट जो प्रभावित हुआ वो भी डिस्क्लोज करना है। लास्ट के अक्षर पढ़ना, लिखा है टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल, मतलब आप जितना अमाउंट असर्टेन कर सकते हो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और थर्ड में लिख रहा है वेयर सच अमाउंट इज नॉट असर्टेनेबल, अगर आप अमाउंट को नहीं असर्टेन कर सकते तो क्या लिख रहा है, कॉमा, फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड, तो फैक्ट को डिस्क्लोज करना है, ठीक है ना। तो मतलब समरी ये चार्ट की बन गई। तो क्लियर हो गया।
तो मेनली आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन यही आता है, पॉइंट नंबर 3 का चेंज वाला। बाकी पॉइंट नंबर 4 छोटा सा वो भी लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में है हाउ टू सेलेक्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सेलेक्ट करा जाएगा, अब ये भी एक मुद्दा है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सेलेक्ट करोगे। तो बताओ जी, अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको कहते हैं कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। कंसीडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 4 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो इसमें तो मैं आपको क्या ही सिखाऊं, आप खुद ऑडिट पढ़ने वाले बच्चे को, तो ऑडिट में आपने शायद ये टर्म सुना हो पहली बार, लेकिन फिर भी अकाउंट्स में भी बता देता हूँ। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है आप वो पॉलिसी को सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन बिल्कुल सच होगी और मतलब उसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वो पॉलिसी हम चुनेंगे। दूसरी चीज़, मैटीरियलिटी। मैटीरियलिटी प्रिंसिपल का ध्यान रखेंगे। अब मैटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सब डिस्क्लोज होनी चाहिए, है ना, तो मैटीरियलिटी। तीसरा, प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखेंगे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता था, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस प्रिंसिपल होता है कंजर्वेटिज्म, यानी कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को कंसिडर करना है लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को कंसिडर नहीं करना है, कंजर्वेटिज्म जिसको बोलते थे। और चौथा फैक्टर होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये भी आपको पहले वैसे सिखाया था। क्या था इसका एग्जाम्पल या मतलब कहानी? हाँ, तो हमें सच्चाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है एज़ कंपेयर टू लीगल फॉर्म। कानून की जो मतलब बात है, अगर वो सच्चाई को छुपा रही है तो हमें उसको कम इम्पोर्टेंस देनी है, हमें सच को ज़्यादा दिखाना है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने बताया था कि लेट से आपने 27 मार्च को एक बिल्डिंग परचेज करी और उस बिल्डिंग की रजिस्ट्री लीगली आपके नाम पर हुई ऑन 5 अप्रैल। तो लीगल तौर पर आप बिल्डिंग के मालिक कब माने जाओगे? 5 अप्रैल को। अब पॉइंट ये आया कि जब ईयर का एंड होगा 31 मार्च, तो क्या आप अपनी बुक्स में बिल्डिंग शो करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में? तो अब यहाँ पर 2 बातें आ गई। एक है सच, सच ये है कि आपने बिल्डिंग खरीद ली है, और एक है कानून। कानून कह रहा है कि बिल्डिंग आपके लिए 5 अप्रैल वाले दिन आपके नाम पर हुई है। तो अगर हम 31 मार्च को बिल्डिंग शो नहीं कर रहे तो कानून की वजह से हम एक सच छुप गया, है ना। तो हम 31 मार्च को सच्चाई को इम्पोर्टेंस देंगे और हम अपनी बुक्स में बिल्डिंग को शो कर देंगे। तो ये होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, है ना। तो ये सब बातें हमने वैसे पहले पढ़ी थी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते समय हमें 4 बातों का ध्यान रखना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू हो, मटेरियलिटी हो, प्रूडेंस हो और सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो। तो हम कहेंगे कि भाई उस हिसाब से पॉलिसी चुनी जाए। इसके बाद एक नंबर 5 छोटा सा पॉइंट, नंबर 5 में है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। ये जब बच्चा पैदा होता है क्लास 11th में, तब उसको कस्में खिलवाई जाती हैं कि आपको 3 चीज़ें एज्यूम करनी है जब भी आप मुंशीगिरी करो। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में भी मैंने सिखाए थे।
क्या थे 3 बातें? गोइंग कंसर्न, एक्रूवल, और बीच का भूल गए, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तो ये 3 कस्में आपको खिलाई जाती हैं जब आप छोटे होते हो कि भाई ये 3 जो है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। तो ये हमने वैसे पहले भी लिखा था इंट्रोडक्शन में, है ना। गोइंग कंसर्न मतलब हम क्या सोचते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, है ना। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने करा था कि अगर सोचते हैं बंद हो जाएगा तो फिर सब कुछ रियलाइजेबल वैल्यू पर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी में हम सोचते हैं कि एक पॉलिसी जो हमने चूज़ कर ली वो ईयर आफ्टर ईयर सेम चलती रहेगी। और एक्रूअल बेसिस तो आपको पता ही है कि ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड व्हेन इट टेक्स प्लेस, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो हम कैश बेसिस को फॉलो नहीं करते हैं, हम तो एक्रूअल बेसिस को फॉलो करते हैं, है ना। पैसा जल्दी मिल गया, बाद में मिल गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बस इसमें एक स्टार डाल के लिखना है, फिर इसकी बातें तो ख़त्म हो जाएंगी। वो ये कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, बताओ क्या हमें डिस्क्लोज करनी है? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस मतलब क्या हमें ये डिस्क्लोज करना है? तो आपको कैसे पता? हाँ, तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड इफ दे आर फॉलोड। तो AS1 कहता है कि भाई आपको ये अजम्पशंस डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो फॉलो हो रही हैं तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या बन गया आपके लिए? हाँ, कि अगर ये फॉलो नहीं हो रही होंगी तब हम डिस्क्लोज करेंगे। तो AS1 ये कहता है कि अगर ये फॉलो नहीं हो रही होंगी तब आप डिस्क्लोज करोगे। अगर फॉलो हो रही है फिर तो अजम्पशन है, फिर तो हर कोई मुंशी मान के काम कर रहा है कि भाई ये हो रहा है, तो फिर इन्हें डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये मतलब बेसिक था आपका AS1। चलो अब डालते हैं हेडिंग AS2। क्वेश्चंस हम एक साथ देखेंगे लास्ट में, पहले कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स। AS2 इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज की वैल्यू निकालनी है। तो ये सुन रखा है आपने बचपन में या नहीं? मतलब क्या सुन रखा है? लोअर ऐसे करके सुन रखा है ना, ठीक। चलो तो इसके बारे में हम कुछ बातें लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है इन्वेंट्रीज। अंडरलाइन करते हैं कि भाई इन्वेंट्रीज किसे कहा जाता है। तो बताइए जी, इन्वेंट्रीज का मतलब क्या? तो अब देखो, अब जैसे सिखाऊंगा ना इससे आपका ज्ञान प्रकाश बढ़ जाएगा। सबसे पहले लिखना है रॉ मटेरियल, तो लिखते रहो अब। उसके बाद लिखना है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद लिखना है फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद लिखना है स्टॉक इन ट्रेड। तो अब देखो, रॉ मटेरियल जो होता है उसको बोला जाता है हेल्ड फॉर कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कभी भी सेल के लिए नहीं होता। रॉ मटेरियल को हमेशा क्या बोलते हैं? हेल्ड फॉर कंजम्पशन, ठीक है ना। जब वो अपना रूप बदल लेता है तो वो बन जाता है वर्क इन प्रोग्रेस।
और फाइनली वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, जो अपने फाइनल रूप में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं वो किस लिए रखे जाते हैं? बेचने के लिए। तो जो ये पहले 3 तरह की इन्वेंट्री होती है ना, ये बेसिकली होती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटियों की, क्योंकि रॉ मटेरियल भी होगा, इनका वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा, इनका फिनिश्ड गुड्स भी होगा। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए नहीं कहा जाता शब्द। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है कि ये ट्रेडिंग एंटिटीज़ हैं। जैसे चांदनी चौक में साड़ी की दुकान वाला, वो एक हाथ साड़ी खरीदता है और आगे ग्राहक को बेच देते हैं। वो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ साड़ी बना भी खुद रहा है, रॉ मटेरियल भी ला रहा है, नहीं, वो साड़ी खरीदता है, साड़ी बेचता है, जिसका ट्रेडिंग का काम है। तो उसकी इन्वेंट्री को स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। ठीक है, उसकी इन्वेंट्री को हम स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। तो शुरू की 3 इन्वेंट्रियाँ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी उसके लिए होती है, स्टॉक इन ट्रेड ट्रेडिंग एंटिटी के लिए होती है। अब ये तो हो गई 4 तरह की मेन इन्वेंट्री। 2 इन्वेंट्रियाँ गंदी इन्वेंट्रियाँ हैं, जिन्हें हम डाल तो देते हैं इन्वेंट्री के हेड के अंदर, पर वो बेकार है। क्या क्या? हाँ, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। अब लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स का मतलब हो गया कि भाई जैसे आपकी कोई बहुत बड़ी मशीन रखी है, अब उस मशीन के आजू बाजू में मान लो कोई ऐसे वो टूल्स पड़े होते हैं ना, वो रखे हुए हैं, कोई पेचकस रखा है, प्लास रखा है, ये सब चीज़ें रखी, समझ गए ना कहानियाँ। अब ये सब चीज़ें हम बेचेंगे तो है नहीं। अब ये क्या है? वैसे तो बेचने के लिए तो नहीं रख रखी, पर इनको भी हम इन्वेंट्री कंसीडर कर लेते हैं। या इसी तरह मान लो मशीन है आपकी बहुत बड़ी सी, अब उस मशीन में तो अलग अलग पार्ट्स लगते हैं। अब आपको ये डर है कि कहीं एक पार्ट ख़राब ना हो जाए, तो आपने इसका अलमारी में छुपा के एक दूसरा स्पेयर पार्ट रख रखा है। अब ये स्पेयर पार्ट आप बेचने के लिए थोड़ी ना रखते हो, तो अब ये स्पेयर पार्ट जो है ये भी क्या है? बेसिकली इन्वेंट्री। तो इन दोनों को हम मतलब गंदी इन्वेंट्री कहते हैं, क्योंकि ये बेचने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इन्वेंट्री की हेडिंग में आ रही होंगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया पहले इतना? तो ये तो हो गया मतलब इन्वेंट्री भाई कितने प्रकार की है, इतने प्रकार की है। सेकंड पॉइंट, this AS is not applicable. This AS is not applicable डैश डाल के A natural produce like forests etc. B लाइवस्टॉक, मान लो आप भेड़ बकरियां पालते हो, भैंस चराते हो, तो वो सब इसमें कवर नहीं होंगे। सी कोल्स, आयरन माइंस एट्सेट्रा। इस तरह का आपका कोई बिजनेस है, कोल माइंस वगैरह, वो सब इसमें कवर नहीं होते, उनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अलग से गाइडलाइंस हैं। डी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, डिवेंचर्स एट्सेट्रा, इनके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, इन्वेस्टमेंट वाला, तो ये सब इसमें कवर नहीं होंगे। ई कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो ये सब इसमें कवर नहीं होंगे। तो ये एएस जो है मतलब इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कुछ एक्सेप्शन बातें हो गई। पॉइंट नंबर 3, बेसिस ऑफ
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कि भाई अब आखिर इन्वेंट्री वैल्यू होगी कैसे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है बताओ उत्कर्ष भाई? कॉस्ट और, हाँ सही वर्ड लिखना है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एनआरवी। कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से क्या लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, और उसके नीचे लिखना है ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ये मैं एग्जांपल में समझाऊंगा अभी, लेकिन मोटा मोटा रूल सही हो गया कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर और ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ये हम अभी एग्जांपल में समझेंगे। फिर इसके बाद सितारा डाल के लिखना है कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब है भाई? यहाँ पर एक कॉस्ट टर्म आई, तो कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस। मान लेते हैं आपने 100 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट लेबर, अब उस पर मजदूर से काम करवाया आपने, तो वो भी उस इन्वेंट्री की लागत में ही जुड़ेगा, और प्लस अदर कॉस्ट, कुछ और अगर आपने खर्चा करा उसी इन्वेंट्री पर तो वो भी उसकी लागत में ही जुड़ जाएगा। तो मतलब लागत का मतलब एक वाइडर टर्म है, ये मतलब है। कॉस्ट का मतलब एक वाइडर टर्म है, जो हम एग्जाम्पल में ये भी सीखेंगे वैसे तो, है ना। और एनआरवी का क्या मतलब है? एनआरवी हाँ, मतलब जो आपको लग रहा है, ये हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। तो ये आपको ध्यान रखना है, एनआरवी हमेशा आपकी सोच पर निर्भर है। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो ये एक स्टोरी से समझा देता हूँ। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो अब देखो, जैसे मान लो आपका एक डब्बा है, अब आप क्या सोच रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि कल सुबह ये डब्बा मैं बेचने जाऊंगा और ये 100 रुपये में बेच दूंगा, आप सोच रहे हो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए मुझे मेट्रो में जाना पड़ेगा डब्बा लेके, और मेट्रो की टिकट है 15 रुपये। तो आपकी सेल तभी कंप्लीट होगी जब आप 15 रुपये की मेट्रो की टिकट लोगे, ये आपको पता है। तो इस केस में आपकी एनआरवी क्या हुई? 85। तो एनआरवी का मतलब है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, वो है आपकी 100 रुपये, माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, कि भाई उस सेल को करने के लिए आपको कुछ खर्चा अगर करना पड़ रहा है तो वो माइनस। तो ये मतलब होगा, ठीक है। चलो जी, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करके सिखाते हैं आपको इसकी बातें। तो एग्जांपल 1 लिखना है। तो इसमें एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना है, इन्वेंट्री, उसके नीचे कॉस्ट, उसके नीचे एनआरवी। इन्वेंट्री में लिखना है टाइप ए, टाइप बी, सी, डी, ई और टोटल।
कॉस्ट लिख लेते हैं पहले 10, 12, 15, 25, 5, टोटल आ गया 67। NRV लिख लेते हैं 8, 10, 14, 12, 35, NRV आ गई 79। फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो बताओ जल्दी से आंसर। क्या कहता है AS2? सोचो, बताओ जी। हाँ, तो देखो एक ऑनलाइन के चीते ने आंसर दिया 67, क्योंकि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, दोनों में से कौन लोअर है? कॉस्ट। तो मतलब तो ये गलत है, मतलब है गलत है, गलत ही है। हाँ, तो हम कभी भी टोटल करके रूल नहीं लगाते हैं। हाँ, तो जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का रूल है वो ये है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर ऑन इंडिविजुअल बेसिस। हर इन्वेंट्री का अलग, हर इन्वेंट्री का अलग होगा। ठीक है जी, ठीक है अविनाश बाबू। तो हमारे ऑनलाइन के चीते ने 67 जो भेजा था वो गलत भेजा था। तो हर टाइप में आपको देखना है विच एवर इज लोअर। 8, 10, 14, 12 और 5। तो आपकी इन्वेंट्री की जो वैल्यू कंसिडर की जाएगी वो विच एवर इज लोअर, लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पर की जाएगी। तो कितनी आएगी? 40। ये सही आंसर। तो 5 नंबर आपको इस बात के मिल सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो। ठीक है, तो मतलब ये एक पॉइंट हो गया, बट क्लियर हो गया एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल 2 इसमें लिख लो, इसमें ड्राइंग बना लो। 31 मार्च हमारे पास कुछ स्टॉक है, उसकी कॉस्ट है लेट से 15 रुपये। अब हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि 7 अप्रैल को इनकी NRV होगी 14 रुपये। ये सोच रहे हैं, NRV बताया था ना, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, क्या सोच रहे हो आप। हम सोच रहे हैं कि इनकी NRV 14 अप्रैल को 12 रुपये है, और हम सोच रहे हैं कि इनकी NRV 28 अप्रैल को 11 रुपये। हम मान लो ये सोच रहे हैं, 31 मार्च वाले दिन खड़े होके आंख बंद करके हम सोच रहे हैं। अब भाई नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हमें तो 31 मार्च को वैल्यू करनी है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, और वैल्यू ऑफ स्टॉक का नियम है भाई कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, है ना। अब कॉस्ट तो मुझे पता है 15 रुपये है, लेकिन NRV क्या लूँगा इस पर मुद्दा बन गया। विच एवर इज लोअर तो चलो हो ही जाएगा। तो आपको सारा खेल समझ आया, पूरा क्वेश्चन बनाया है इस पर, इस नीले बक्से में क्या आएगा, है ना। ये पूरा एग्जाम्पल जो क्रिएट करा है ये नीले बक्से के लिए करा है कि नीले बक्से में आप क्या करोगे, किससे कंपेयर करोगे। तो इस पर आपका क्या विचार है, पहले आप बताओ।
जिस डेट पर बेचना है उस डेट की वैल्यू लेंगे। तो अब हम लिखते हैं ऊपर वाले अपने डायग्राम पे एक बात लिखते हैं कि हमें लग रहा है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सेल, कौन सा दिन लग रहा है, 28 अप्रैल। ठीक है, हमें लग रहा है कि हमारा सामान 28 अप्रैल वाले दिन बिकेगा। ठीक है, हमें ये लग रहा है। तो फिर जब हम कॉस्ट के साथ एनआरवी कंपेयर करने के लिए एनआरवी लेंगे तो कौन सी लेंगे, 28 अप्रैल की। तो फिर जो बीच की 2 एनआरवी दे रखी हैं वो बेकार हो। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन केस स्टडी के तौर पे पूछता है, लेकिन मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझा दिया, बट समझ आ गया ना। तो हम कंपेयर करने के लिए कौन से दिन की ही एनआरवी लेंगे, जिस दिन हमारी एक्सपेक्टेड सेल होने का हमें लग रहा है 11। बस, तो ये था, मतलब तो ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये तो बस आपको एक ऐसी समझाने के लिए बना लिया। तो हम मतलब एनआरवी भी उस दिन की लेंगे जिस दिन हमें एक्सपेक्टेड सेल लग रही है। बस, तो ये मतलब है। तो क्लियर हो गया एग्जाम्पल। चलो उसके बाद एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में लिख लेते हैं जी, कॉस्ट पर बैग इज इक्वल टू ₹180। मान लेते हैं एक बैग की लागत है 180। सेलिंग प्राइस पर बैग, सेलिंग प्राइस है 187। सेलिंग एक्सपेंस पर बैग मान लेते हैं जी ₹10। फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ब्रैकेट में लिखा है 10,000 बैग्स। चलो बताओ जल्दी से, 5 सेकंड है आपके पास। तो आपको 10,000 बैग की वैल्यू बतानी है। बताओ जी। क्या है रूल, क्या है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। तो आपके एक बैग की कॉस्ट कितनी है, 180, वो तो दे ही रखा है। और एक बैग की NRV कितनी है, 177 सितारा। हाँ, तो ये एक्सपेक्टेड ही है, वो चाहे दे या ना दे। तो सेलिंग प्राइस पर बैग 187 और सेलिंग का खर्चा 10 रुपये। तो हम इसको NRV ऐसे ही कैलकुलेट करके मानते हैं कि भाई इसका मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी। भाई N का मतलब क्या होता है, N क्या है, नेट है ना। N वर्ड का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 177। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, मतलब आंसर नहीं, हम क्या वैल्यूएशन लेंगे, 177 पर बैग। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कितनी बन गई, अब 10,000 बैग्स हैं, तो हम इन 10,000 बैग्स को 177 के हिसाब से ही वैल्यू करेंगे, 17,70,000। ठीक है, तो समझ आया आपको। तो पहले छोटे एग्जांपल्स क्लियर हो गए 3। तो ये एग्जांपल्स जो थे ये मतलब इतनी बात के थे जितनी बात अब अभी हमने ऊपर लिखी थी। भाई ये रूल के थे, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लो। तो इस पे बस यही वैरायटी के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल बेसिस पूछ लेगा, या ये कहानी बना देगा, या ये कहानी दे देगा। क्लियर हो। चलो अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं। अगले पॉइंट का नंबर है हमारा नंबर 4। पॉइंट नंबर 4।
तो इसमें आप थोड़ा फ्लो चार्ट बनाकर लिखना, पेज के बीचों बीच इन्वेंट्री, और इसमें दो बाइफरकेशन करने। पहला बाइफरकेशन में कम लिखना है तो छोटी जगह रखना, दूसरे बाइफरकेशन में काफ़ी ज़्यादा लिखना है, बड़ी जगह रखना। तो पहले बाइफरकेशन में लिखना है WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, और दूसरे बाइफरकेशन में लिखना है रॉ मटेरियल। इसको बादल बना लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। तो WIP और फिनिश्ड गुड्स। तो अब देखो WIP और फिनिश्ड गुड्स के लिए तो बस आपको नीचे एक लाइन लिखनी है जो आपको ऑलरेडी पता है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ठीक है, बस तो ये तो खत्म हो गई। अब रॉ मटेरियल में कुछ बातें हैं बड़ी, तो इसमें दो बाइफरकेशन करते हैं। तो पहले बाइफरकेशन में लिखना है whenever finished goods in which such raw material is incorporated, comma, is expected to be sold greater equal to cost। और दूसरे बाइफरकेशन में लिखना है whenever finished goods in which such raw material is incorporated, comma, is expected to be sold लेस देन कॉस्ट। क्या क्या हाईलाइट कर लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स को हाईलाइट कर लेते हैं, और सोल्ड ग्रेटर इक्वल टू कॉस्ट इधर ये, और उधर सोल्ड लेस देन कॉस्ट उसे उधर ये। ठीक है, पहले आप इतना लिख लो फिर समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले इतना लिख लो। चलो अब देखो इसका क्या मतलब, अब आप लिखना कुछ मत, बस सुनते रहना। जो रॉ मटेरियल होता है उसमें क्या दिक्कत है वो बताता हूँ। मान लो हमारा कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है और आज 31 मार्च का दिन है, अब हमें वैल्यूएशन करनी है। तो नॉर्मल वैल्यूएशन तो कह रही है कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब लागत, कितने का खरीदा। तो हमने सोचा जी 10 रुपये, हम सोचा क्या, हमें तो पता है कितने का खरीदा, कॉस्ट तो हमें पता है। लेकिन कॉस्ट और NRV को कंपेयर करने के समय, अब NRV का मतलब होता है जितने में आप बेचोगे, लेकिन रॉ मटेरियल के आगे आपको शुरू में डैश लगवा के लिखवाया था कि हेल्ड फॉर कंजम्पशन, ये बेचने के लिए तो होता ही नहीं है, बेच सकते नहीं हो आप। तो इसकी तो NRV निकालना, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी बुला लो आप, तो नहीं निकाल सकता कोई भी कि रॉ मटेरियल कितने का बिकेगा बताओ। तो वो कहेगा भाई क्या बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो आप। तो अब इस पे तो ये रूल लग नहीं पाएगा रॉ मटेरियल पे। तो अब देखो रॉ मटेरियल को इसलिए कैसे वैल्यू करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये रॉ मटेरियल जो है ये अल्टीमेटली किसी ना किसी फिनिश्ड गुड्स के अंदर ही खपने वाला है। भाई रॉ मटेरियल का काम क्या है कि वो कहीं ना कहीं किसी फिनिश्ड गुड्स के अंदर जाके खप जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना होता है कि ये जो फिनिश्ड गुड्स है, लेट से ये फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट है 500 रुपये, इसको बनते बनते 500 रुपये लग गए इस फिनिश्ड गुड्स को।
अब या तो आप इस फिनिश्ड गुड्स को बेचोगे ग्रेटर इक्वल टू 500 रुपये, एक केस ये है, और या फिर मान लो ये फिनिश्ड गुड्स बनते बनते 500 रुपये तो लग गए, पर आपको पता है कि ये फिनिश्ड गुड्स जो मैंने बनाया इसमें चूहा गंदा करके चला गया, या इसको साइड से उसने काट लिया, या इसमें कुछ गड़बड़ है, डिफेक्ट है, और आपको लग रहा है, वो भी केस हो तो सकते हैं ना, चाहे कम हो लेकिन हो तो सकता है कि आपको लग रहा है कि मैं इसको अब 450 में ही बेच पाऊँगा, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड लोअर देन कॉस्ट। तो पहले आपको स्टोरी समझ आई। तो फिनिश्ड गुड्स कितने का बिकेगा इस बात पर निर्भर करेगी रॉ मटेरियल की वैल्यू। ये है पॉइंट कि फिनिश्ड गुड्स कितने का बिकने वाला है, इस बात पर उसके अंदर के खाद्य पदार्थ की वैल्यू निर्भर करेगी। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन जो है ना, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि भाई उसका जो मालिक है, उसका जो फिनिश्ड गुड्स है वो कितने में बिकेगा। तो अब जैसे इंग्लिश पढ़ो, पहले पार्ट में लिखा है वेन एवर फिनिश्ड गुड्स इन विच सच रॉ मटेरियल इज इनकॉर्पोरेटेड, इतना पोर्शन एक हो गया, और कॉमा डाल के इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड ग्रेटर इक्वल टू कॉस्ट। तो ये पे यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स के बिकने की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। बीच की इंग्लिश तो ये बता रहा है कि भाई कौन सा फिनिश्ड गुड्स जिसमें वो रॉ मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है, तो यहाँ पर ये फिनिश्ड गुड्स के बिकने की बात कर रहा है। तो अगर आपका फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट से ज़्यादा में बिकेगा या इक्वल में बिकेगा तो अलग बात है, कॉस्ट से कम पे बिकेगा तो फिर अलग हो जाएगी बात। तो अब हमें दोनों में रूल्स लिखने हैं कि भाई रूल्स क्या हैं, बट आपको पहले कंटेक्स्ट समझ आ गया कि क्या हो रहा है। तो दोनों के रूल्स लिखते हैं। तो पहले में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले में तो हम सिंपल कह देते हैं भैया रॉ मटेरियल इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट, छुट्टी, कौन दिमाग लगाए। तो रॉ मटेरियल जो है वो सीधा 10 रुपये का वैल्यू हो जाएगा, है ना, जो भी उसकी कॉस्ट थी। तो रॉ मटेरियल इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट, तो ये बन गया आपका आंसर। लेकिन दूसरे में रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट, और बताओ क्या, विच एवर इज लोअर, बाद में ये भी आएगा, मारो तुक्का, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुमने मेरे 5 मिनट बर्बाद कर दिए। रॉ मटेरियल की कौन सी सेलिंग प्राइस है? फिनिश्ड वाला तो बिकेगा 450 का, रॉ मटेरियल तो है 10 रुपये का। अच्छा, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट को फिनिश्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, ये क्या लॉजिक हुआ? वो तो और गलत हो गया, वो तो और बेवकूफ़ी हो गई सीए साहब की। तो अब देखो नया शब्द आने वाला है, इसीलिए इतनी हाइप बनाई है। तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर। एनआरवी नहीं लिख सकते, रॉ मटेरियल की क्या एनआरवी आपको पता है? तो कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर, ठीक है, ध्यान रखना, एनआरवी नहीं, एनआरवी तो पता ही नहीं है रॉ मटेरियल की, मैं तो पहले ही लिख देते वो तो एनआरवी तो। अच्छा, अब इस पे स्टार लगा लेते हैं। बच्चा कहता है भाई रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होती है, कौन सी चिड़िया है? तो वो यहाँ लिख लेते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस। हालांकि ये सिखा रखा है आपको, मतलब एक बार किसी एक्सप्लेनेशन में समझा रखा है। करंट कॉस्ट वैल्यूएशन के 4 प्रिंसिपल थे, उसमें करंट कॉस्ट करके था। तो चलो करंट कॉस्ट बताओ क्या समझाई थी? हाँ, कि कितने का मिलेगा, बिल्कुल उसी को रिप्लेसमेंट प्राइस कहते हैं। तो मतलब ऐसे हिंदी में लिख लो, रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब है कि भाई आजकल मार्केट में सिमिलर रॉ मटेरियल कितने का है
कितने का है, इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस, है ना। तो भाई जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, आप बाज़ार में जाओगे सेम पता करने की भैया ये वाला है आपके पास रॉ मटेरियल, वो कहेगा हाँ कितने का, जो भी बताएगा, तो वो रिप्लेसमेंट प्राइस होती है कि भाई आपके पास जो रॉ मटेरियल है बिल्कुल वही रॉ मटेरियल आजकल बाज़ार में कितने का आपको मिल जाएगा, दैट इज़ या तो करंट कॉस्ट भी कह सकते हो या रिप्लेसमेंट प्राइस, लेकिन लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से, एएस की लैंग्वेज के हिसाब से आपको रिप्लेसमेंट प्राइस ही लिखना है। तो ये मतलब रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब हो। ठीक है, तो क्लियर हो गई कहानी। तो रॉ मटेरियल को वैल्यू करने के लिए मतलब हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, हम देखेंगे कि उसका फिनिश्ड गुड्स कितने का बिक रहा है। अगर उसका फिनिश्ड गुड्स कॉस्ट या ज़्यादा पर बिक रहा है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पर ही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर फिनिश्ड गुड्स आप किसी मजबूरी के कारण सस्ते में बेच रहे हो तो फिर उसके अंदर लगे हुए रॉ मटेरियल को हम कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर इज लोअर पर वैल्यू करेंगे। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये मतलब वो पूरी स्टोरी आपको समझाई जा रही है पॉइंट नंबर 4 में। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4। अब हमें जो एग्जाम्पल्स करने हैं बेसिकली उन एग्जाम्पलों से ही मुझे आपको बातें सिखानी है, क्योंकि जो बातें सिखाने वाली हैं उसकी इंग्लिश अगर मैं लिखवाऊंगा तो आप बाल नोचोगे अपने। तो अब हम सीधा एग्जाम्पल से सीखेंगे, और ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लेना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एग्ज़ाम के लिए भी और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी। ठीक है, तो ए लिमिटेड हैज़ 1000 यूनिट्स ऑफ पेन। मान लेते हैं ए लिमिटेड के पास 1000 यूनिट्स हैं पेन के। ठीक है, कहानी बना रहे हैं हम, कुछ और बातें लिखते हैं। नंबर 1, परचेज प्राइस इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट, और ब्रैकेट में लिखा है परचेज्ड 10,000 यूनिट्स। आपने 10,000 पेन खरीदे थे। ठीक है, और थोड़ा कोशिश करते रहो, इमेजिन करते रहो कि मतलब क्या हो रहा है। तो हम 10,000 पेन खरीदने गए और एक पेन कितने का खरीदा हमने, ₹4 का। ठीक है, ऐसे सोचते हुए रहना साथ साथ। नंबर 2, डायरेक्ट लेबर। अब इस पेन पर हमने जो भी खर्चा करा होगा लेबर का करा, मान लेते हैं वो है ₹30,000। तो हमने कुछ भी करा पेन का, उसको आपको नहीं सोचना क्या करा, जो भी करा हमने लेबर पर ₹30,000 खर्च कर दिए। नंबर 3, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने थोड़ा बहुत अगर सुन रखा हो, ओवरहेड भी एक्सपेंसेस को ही कहते हैं, और वेरिएबल मतलब होते हैं जो आपके प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से वेरी करेगा। ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लगेगा, कम बनाओगे तो कम लगेगा। तो हमारे मान लेते हैं ₹10,000 इस पर टोटल इन ऑल खर्च हो गए, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। उसके बाद नंबर 4, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है लिख लेते हैं पहले 70,000, और ब्रैकेट में लिखा है नॉर्मल कैपेसिटी 14,000 यूनिट्स। अब देखो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, इसको अगर मैं समझाऊं, मतलब आपको वैसे तो पता होगा हल्का हल्का, लेकिन फिर भी। अब जैसे मान लो हम क्लास लगाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्टर ऑन करते हैं कि भाई 1 घंटे की क्लास है, लेट से। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई 1 घंटा प्रोजेक्टर अगर ऑन करके रखेंगे तो हमारे लेट से ₹100 खर्च हो जाएंगे। ये फिक्स्ड हो गया। ठीक है, अब चाहे हम क्लास में 1 बच्चे को पढ़ाएं या 100 बच्चे को पढ़ाएं, तो ये प्रोजेक्टर का 1 घंटे का खर्चा फिक्स रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल कैपेसिटी पर इसको मतलब मानते हैं कि
अगर मान लो हम कैपेसिटी की बात करें, क्षमता की बात करें कि भाई क्लास में नॉर्मल कैपेसिटी है 100 बच्चों की, 100 स्टूडेंट्स की, तो हम ये फिर मान के ही चलते हैं कि पर बच्चा 1 रुपये चलो अप्रोप्रिएट हो रहा है। अब चाहे एक बच्चा बैठा हो, चाहे 10 बच्चे बैठे हो, चाहे 20 बच्चे बैठे हो, हम नॉर्मल मानते हैं कि अगर कैपेसिटी 100 बच्चे की है और 1 घंटे की क्लास में प्रोजेक्टर 100 रुपये खर्च करने वाला है, तो ये फिक्स्ड रहेगा, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड का मतलब हो गया ये फिक्स रहेगा। दूसरी चीज़ें वेरी कर जाएंगी मान लो, तो समझ आ गया ना। वेरिएबल ओवरहेड अलग होता है, फिक्स्ड ओवरहेड अलग होता है। तो ये खर्चे हो गए। उसके बाद नंबर 5 स्टोरेज कॉस्ट। फिर हमने डब्बे अपने या पेन जो हैं इन्हें स्टोर करा, 5000 रुपये लेट से उस पर लग गए। और नंबर 6 एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन पर मान लेते हैं 3000 रुपये खर्च हो गए। फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो 1000 यूनिट्स ऑफ पेन। हमारे पास 1000 पेन है, इनकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसके थ्रू मैं सिखाऊंगा भी और हम आंसर भी तो निकालेंगे ही। खैर, लिख लिया क्वेश्चन? चलो, तो सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू से ऊपर से शुरू करेंगे, ठीक है। पॉइंट 1 से परचेज प्राइस 4 रुपये पर यूनिट। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं, सबसे पहले इसको बोल देते हैं मटीरियल, चाहे ब्रैकेट में लिख लो परचेज प्राइस। तो हम लिख लेते हैं ₹4 पर यूनिट, है ना। तो मटीरियल का मतलब है खरीदने का मतलब है कि हमने सबसे पहले जो भी खरीदा उसके खरीदने का क्या भाव है, 4 रुपये पर यूनिट। अब ब्रैकेट में दे रखा है परचेज्ड 10,000 यूनिट्स। अब हम 10,000 यूनिट्स खरीद के लाए, तो सबसे पहले हम फैक्ट्री में आए, हमने 10,000 मटेरियल रख दिए, ये लो भाई मटेरियल आ गया। अब उस मटेरियल पर अगला कौन काम करता है? लेबर, मजदूर काम करते हैं। उस पेन को तोड़ा, कुछ भी करा, हमें क्या, जो भी करा मजदूर ने करा, और मजदूरों ने हमसे 30,000 रुपये ले लिए। तो अब देखो सेकंड पॉइंट, अब हमने लेबर खर्च करी, तो आपको ये बताना है निकाल के कि कितने रुपए पर यूनिट लेबर का खर्चा होगा। हमने लेबर को 30,000 रुपये दिए हैं जी, और स्टोरी इमेजिन करते रहना, आप फैक्ट्री में 10,000 पेन लेकर आए। सबसे पहले आपने फैक्ट्री में 10,000 पेन रखे और मज़दूरों को बुलाया, मज़दूर आ जाओ, ये लो पेन। मज़दूरों ने इस पे जो भी करा और वो 30,000 रुपये लेकर चले गए। आपने उनको कहा ये लो 30,000 रुपये, जाओ। तो पर यूनिट कितना खर्चा है लेबर का? वेरी गुड, कैसे निकाला आपने? 30,000 रुपये लेबर ने लिया और आपने कितने यूनिट्स खरीदे थे? 10,000 यूनिट्स। वेरी गुड, तो हम कह सकते हैं कि पर यूनिट आप कितने रुपए लेबर के लगा रहे हो? 3 रुपये। तो क्लियर हो गई सिंपल मैथ्स। तो सबसे पहले आपके मटेरियल के खर्चा आया 4 रुपये का, और फिर लेबर का खर्चा आया 3 रुपये पर यूनिट का। यहाँ तक ओके हो गया। अब लेबर अपना काम करके चली गई। अब मान लेते हैं उसके बाद कुछ और खर्चे भी हुए, वेरिएबल ओवरहेड। उसके बाद मान लेते हैं भाई आपके कुछ और प्रोडक्शन के खर्चे हो गए। लेबर तो अपना काम करके चली गई, उसके बाद आपने कुछ और काम करा, कुछ और काम करा, उन सब कामों में 10,000 रुपये लग गए। तो अब कितने रुपए पर यूनिट खर्चा और आ गया? 1 रुपये। वेरी गुड, क्योंकि आपने 10,000 रुपये खर्च करे कितने यूनिट्स पर? 10,000 यूनिट्स पर। तो 1 रुपये पर यूनिट आपका कुछ और भी वेरिएबल का खर्चा आ गया। देखो आपको शुरू में लिखवाया था ना, जब कॉस्ट के बारे में बताया था कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस प्लस लेबर प्लस अदर कॉस्ट, सारे खर्चे। यहाँ तक क्लियर चल रहा है मामला? प्लस और क्या खर्चा आया?
फिक्स्ड ओवरहेड। अब भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया प्रोजेक्टर वाला, इसी तरह इस प्रोडक्शन में कुछ फिक्स्ड खर्चे आए होंगे। मान लेते हैं कोई मशीन चलानी पड़ी होगी जो फिक्स खर्चा लेती है, या आपको कुछ भी खर्चा करना पड़ा होगा जो फिक्स्ड खर्चा लेती है। तो 70,000 रुपये आपके लग गए टोटल जो फिक्स्ड खर्चे के थे। तो अब आपको ये निकालना है कि कितने रुपए पर यूनिट फिक्स्ड खर्चा लग गया। क्यों? कैपेसिटी है 14,000, लेकिन हमने कितने यूनिट्स? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे पापड़ बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं, तो वो पापड़ पुपड़ बेल कर मान लेते हैं पंखे के नीचे सुखाने रखती हैं। तो पंखा 1 घंटा चलता है तो उन्हें पता है 100 रुपये खर्च होंगे, है ना। अब नीचे चाहे वो 5 पापड़ सुखाएं, 50 पापड़ सुखाएं, एक उनकी कैपेसिटी होती है कि एक बार में हम 100 पापड़ सुखाएंगे। तो बिल्कुल सही आपने कहा, वेरी गुड। तो जब हम फिक्स्ड ओवरहेड निकालते हैं या उसकी बात करते हैं पर यूनिट, तो हमने एक्चुअल में कितने यूनिट्स खरीदे वो इमैटेरियल हो जाता है ना। अब चाहे मैं एक भी यूनिट खरीदता या मैं 1000 खरीदता, कितने भी खरीदता, वो इमैटेरियल हो जाता है। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा हम ये कैलकुलेट करके सोचते हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 14,000 यूनिट। तो यही बात मुझे सिखानी थी इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि जब हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं ना, तब एक्चुअल मैटर नहीं करता, तब हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी क्या है वो मैटर करती है। तो हम यही मानेंगे कि एक यूनिट पर कितना खर्चा होता है, 5 रुपये। जैसे मैंने प्रोजेक्टर 1 घंटे के लिए चलाया और 100 बच्चों की कैपेसिटी, तो मैं यही मानूंगा कि 1 घंटे की क्लास में एक बच्चे पर 1 रुपये खर्च हो रहा है प्रोजेक्टर का। अब चाहे क्लास में एक बच्चा ही बैठा हो, चाहे 500 बच्चे बैठे हो, चाहे 5 बच्चे बैठे हो, हम कैपेसिटी के हिसाब से, नॉर्मल के हिसाब से ही कैलकुलेट करते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट? बिल्कुल सही। तो हम यही मानेंगे कि भाई फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा तो 5 रुपये है पर यूनिट। अब चाहे आप कितना भी खरीदो, कम खरीदो, ज़्यादा खरीदो, लेकिन इसका रूल लिख लेते हैं कि भाई कभी कभी उल्टा हो जाए तो आप सतर्क रहो। तो यहाँ पे हम एक स्टार डाल के लिख लेते हैं कि भाई जब हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करते हैं तो हमें एक्चुअल और नॉर्मल दोनों में से कौन सा लेना है, विच एवर इज हायर। हालांकि एक्चुअल कभी हाई होता नहीं है, तो हम इसीलिए कह देते हैं कि हमेशा नॉर्मल ले लो। लेकिन मान लो हाइपोथेटिकली एक्चुअल ज़्यादा हो जाए, मान लो हम ज़्यादा यूनिट्स खरीद लेते, कैपेसिटी थी 14,000 यूनिट्स की, लेकिन हम मान लो खरीद लेते 20,000 यूनिट्स, तो फिर मैं अप्रोप्रिएट करता 20,000 के हिसाब से, क्योंकि मैंने अपनी नॉर्मल कैपेसिटी को भी एक्सीड कर दिया। तो अब खर्चा सब पर बिटेगा। तो इसीलिए हम रूल लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है कि रूल ये है कि हम हमेशा एक्चुअल यूनिट्स और नॉर्मल यूनिट्स में से जो भी हायर होगा उन यूनिट्स पर ही फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे को एप्रोप्रिएट करेंगे। तो आम तौर पर जनरली वैसे एक्चुअल हमेशा कम या बराबर ही होता है, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी सोच के ही निकाली जाती है। लेकिन मान लो फिर भी एक्सीड कर जाए, मान लो क्लास की कैपेसिटी थी 100 बच्चों की, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कर करके 200 बच्चे बैठा दिए, तो फिर जब मैं ये 100 रुपये के प्रोजेक्टर की कॉस्ट एप्रोप्रिएट करूँगा तो 200 बच्चों पर करूँगा, तब ये हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट सिखाने के लिए हमने एग्जाम्पल का यूज़ करा था। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा आ गया 5 रुपये पर यूनिट। अब हमने डब्बे जो बनाए उनको स्टोर करा, और स्टोर करने पर 5,000 रुपये खर्च हो गए। तो अब बताओ स्टोरेज की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? अब स्टोरेज की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? और एडमिनिस्ट्रेशन की
एडमिनिस्ट्रेशन पर हमने कितने रुपए खर्च करे थे? 3000 रुपये। तो डब्बों को स्टोर करा हमने, और डब्बों को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे बाहर ऑफिस में लोग बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट थी 3000 रुपये। तो कितना आ गया पर यूनिट? 0.5 और 0.3। वेरी गुड। तो इसका मतलब हम सीए इंटर में पढ़ तो रहे हैं चीज़ें, लेकिन हमें अभी बुद्धि का विकास होना अभी हमारा बाकी है। अब आपने ये सीए फाउंडेशन में भी पढ़ रखा है वैसे तो, कंसाइनमेंट चैप्टर्स के अंदर लॉजिक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप सब्जेक्ट भी शायद पढ़ ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो भी ये सब लॉजिक्स पता होने चाहिए। अब भाई डब्बे क्या कहेंगे, मेरे इन्वेंट्री क्या बोलेगी? भाई मेरी क्या गलती? इन्वेंट्री की लागत होती है सिर्फ उसके बनने तक। अब ये बोतल बन गई तो इसकी लागत है बनने तक। अब मैं इस बोतल को कह रहा हूँ बोतल मैं तुम्हें ना स्टोर करके आऊँगा और वहाँ पर 1 महीने का मेरा ना भाड़ा लग जाएगा 500 रुपये का, तो बोतल कहेगा मेरी क्या गलती? या मान लो बाहर ऑफिस में मैडम बैठी हैं, हम उनको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बैठाते हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं, क्या उस सैलरी का खर्चा भी इस बोतल पर अप्रोप्रिएट हो? क्या ये बोतल की लागत है? बोतल कहेगी मेरी क्या गलती? तो बोतल या इन्वेंट्री को बनाने में जो खर्चा होता है ना, वही तो कॉस्ट होती है। स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब कोई इन्वेंट्री की लागत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो इससे रिलेट करे ना, या तो पापड़ है ये और पापड़ को सुखाने के लिए पंखा चल रहा है, तो पंखे की बिजली की कॉस्ट इस पे अप्रोप्रिएट हो जाए कि भाई इनडायरेक्ट खर्चा। लेकिन हम स्टोर करते हैं वो प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा नहीं, या ऑफिस के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, तो बिजनेस एक्सपेंस है, वो तो दूसरे हेड में जाएंगे। डब्बा बनने का थोड़ी ना खर्चा है, प्रोडक्शन वाले होने चाहिए। हाँ, तो इसीलिए दोनों पॉइंट्स कवर करने के लिए जानबूझ के यहाँ पे दे दे कि ये पागल बनाने के लिए होते हैं, तो इनको हम काट देते हैं। नीचे आप भी ऐसी ब्लॉक बना के काट दें। तो ये लॉजिक भी याद रखना है। तो डब्बा बनाने की आपकी कॉस्ट क्या निकलेगी पर यूनिट? ये जो आंसर होगा ना, दिस इज योर कॉस्ट पर यूनिट। तो 4 रुपये मटेरियल में लग गए, 3 रुपये मजदूर में लग गए, 1 रुपये वेरिएबल में लग गया, 5 रुपये फिक्स्ड में लग गए, तो कितने रुपए आ गया पर यूनिट? 13 रुपये पर यूनिट। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। तो अब आप अपनी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकाल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अब कितनी आ जाएगी? कितने यूनिट्स हैं इन्वेंट्री में? उसने कहा था फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 1000 यूनिट्स ऑफ पेन। तो 1000 यूनिट्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? 13,000। तो ये बेसिकली आपके इन्वेंट्री की सही वैल्यू आएगी 13,000। तो मतलब समझ आया आपको पॉइंट? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, इसमें 1-2 बातें कॉन्सेप्चुअल कवर करने के लिए। चलो एक एग्जाम्पल और करेंगे कॉन्सेप्चुअल हम, एग्जाम्पल 5। फिर क्वेश्चंस जब बुक के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें लिखते हैं परचेज्ड इनपुट्स इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹7,000, मटीरियल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹10,000, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 200 यूनिट्स, प्रोडक्शन ओवरहेड
इज इक्वल्स टू ₹42,000. फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ब्रैकेट में 300 यूनिट्स. फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ब्रैकेट में 300 यूनिट्स. ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कहीं आप दिमाग लगा के सोचो कि हम कर लेंगे तो वो मतलब मैं इसमें एक दो बातें सिखाऊंगा हालांकि. तो सॉल्यूशन, चलो तो पहले मैं कॉन्सेप्चुअल दो बातें करूंगा. नॉर्मल लॉस का क्या मतलब, होगा ही होगा, हाँ बिल्कुल सही. मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं नॉर्मल लॉस का मतलब होता है हमें पता है कि ये तो होगा, मतलब हम बच भी नहीं सकते, इसलिए इसको बोलते थे अनअवॉइडेबल लॉस, है ना नॉर्मल लॉस. और एबनॉर्मल लॉस का मतलब, एबनॉर्मल लॉस जो हमें पता नहीं है पहले से, हम प्रिपेयर भी नहीं हो सकते, हो गया अचानक से, है ना. पहले इतनी बात क्लियर हो गई. चलो तो इन बातों को भी थोड़ी देर में यूज़ करते हैं. तो सॉल्यूशन में आप लिखो पहले इनपुट्स परचेज्ड हमें दे रखे हैं 1000 यूनिट्स. तो मान लो हमने मुंबई के किसी आदमी से कहा कि भैया 1000 यूनिट्स भेज दो. हमने परचेज़ करे 1000 यूनिट्स और हमें पता है मुंबई से दिल्ली आते आते रास्ते में 100 यूनिट्स तो खोने ही खोने हैं. नॉर्मल लॉस माइनस कर दो 100 यूनिट्स. तो हमें ये पता होता है कि 100 तो रास्ते में खोएंगे, या मतलब 100 तो लॉस होंगे, वी नो इट. तो वी आर मेंटली प्रिपेयर कि भैया फैक्ट्री में काम जो शुरू होगा वो सिर्फ 900 यूनिट्स पर ही शुरू होगा. तो इनको हम ऐसे ही बोल देते हैं ए, 900 यूनिट्स को बोल देते हैं ए. पहले इतना क्लियर हो गया. अब लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण किसी भी दुर्घटना की वजह से लेट से आग लग गई. अब आपको पता है ना एबनॉर्मल लॉस तो कौन सा होता है, जो आपको नहीं पता, जो कुछ भी हो सकता है. आग लग गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, कुछ भी हो गया, तो 200 यूनिट्स एबनॉर्मल खो गए. मान लेते हैं आग ही लग गई. तो अब हमारे पास कितने यूनिट्स बचेंगे, 700. तो टेक्निकली जो काम होगा या जो भी मतलब प्रोसेस आगे बढ़ेगा वो कितने यूनिट्स पर बढ़ेगा, 700 यूनिट पर. तो इनको हम बोल देते हैं बी. तो पहले आपको यूनिट्स की कहानी बिल्कुल ओके हो गई. चलो अब हम एक लाइन छोड़ के मतलब मुद्दे की बातें लिखते हैं. सबसे पहले लिखते हैं मटेरियल रुपी डैश पर यूनिट. 2 लाइन छोड़ के लिखते हैं लेबर रुपी डैश पर यूनिट. 2 लाइन छोड़ के लिखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड रुपी डैश पर यूनिट. तो अब जो मेन खेल है वो ये है कि भाई हमारा ये तीनों का मतलब जो भी खर्चा आएगा, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, तो वो हम तीनों को जोड़कर आंसर क्या बता देंगे कि हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, है ना. फिर अपना आंसर निकल जाएगा. तो बस हमको ये सीखना है कि जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कितनी होगी, बस अब हमको ये सीखना है. तो इस पर आपके क्या विचार हैं, कॉस्ट पर यूनिट पे? पहले मटेरियल की बात करते हैं. चलो मटेरियल हमने कितने रुपए का ख़रीदा है, मटेरियल कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10,000 रुपये. ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट है जी 10,000 रुपये. तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि पर यूनिट कितनी, बताओ. CA फाउंडेशन
में सिखाया जाता है वैसे तो लॉजिक। बताओ 10 रुपये हो गए, यानी कि आपके अनुसार मटेरियल 10,000 रुपये का ख़रीदा है और हमने 1000 यूनिट्स ख़रीदे तो 10 रुपये पर यूनिट हो गई, है ना। तो ये वो सबसे बड़ी कॉन्सेप्चुअल गलती है जो अगर आप कर रहे हो तो आप सीए नहीं बन सकते, क्योंकि ये गलती ऐसी है जो फिर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी करोगे और सीए फाइनल में भी ये सब्जेक्ट्स आएंगे तो वहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट आपका बेड़ा गर्क करेगा। तो अब सुने ध्यान से, देखो अगर हम ये कह दें कि हमने तो 10,000 रुपये का मटेरियल खर्च करा है और 1000 यूनिट्स खरीदे हैं, तो इस हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, 10 रुपये, यानी कि हम कह रहे हैं एक यूनिट 10 रुपये की लागत का है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी नॉर्मल लॉस हमें पता होता है ना, हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं कि यार 100 यूनिट्स तो हमारे खोने वाले हैं, है ना, हम पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। तो हम हमेशा मटेरियल की कॉस्ट का बर्डन बचे हुए 900 यूनिट्स पर अप्रोप्रिएट करते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे, हम ये मन में भी सोचेंगे और यही रिकॉर्ड भी करेंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो टेक्निकली मतलब कितना आ जाएगा, 11.11 अप्रॉक्सीमेटली मान लो पर यूनिट का, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो भी होता है वो हमेशा अपना बर्डन, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, वो अपना बर्डन बचे हुए रिमेनिंग बॉक्सेस पर बढ़ा देता है। तो अब हम मानेंगे ये कि हमने एक बॉक्स 11 रुपये 11 पैसे का खरीदा है, ये माना जाएगा। हम ये नहीं मानेंगे कि हमने एक बॉक्स 10 का खरीदा था फिर 100 खो गए, कभी भी नहीं। हम मानेंगे ही ये कि नाउ आवर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 11 रुपये 11 पैसे, इंक्रीज हो जाती है। इतना पोर्शन आप ऐसे सीए फाउंडेशन में सीखते हो, उसमें भी कंसाइनमेंट के अंदर नॉर्मल लॉस होता था तो वो बचे हुए यूनिट्स की वैल्यू को बढ़ा देता था, कॉस्ट को बढ़ा देता था, ठीक है। तो हमेशा ये लॉजिक याद रखना है, आपको आगे भी काम आएगा। तो नॉर्मल लॉस जो होता है वो हमेशा आपके रिमेनिंग यूनिट्स की लागत को बढ़ा देता है ना। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो ये जो मटेरियल है आपका 10,000 रुपये का, हम इसको 900 यूनिट से भाग देंगे। तो इसको आप 900 यूनिट से भाग देना, ठीक है ना। तो फिर आपको पता लगेगी कि भाई कॉस्ट मटेरियल की कितनी है पर यूनिट, 11 रुपये 11 पैसे, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब मटेरियल आ गया फैक्ट्री में, सामान आ गया। अब लेबर का खर्चा हुआ, लेबर का खर्चा कितना हुआ, लेबर कॉस्ट 7,000 रुपये। तो अब लेबर कॉस्ट बताओ पर यूनिट, लेबर का खर्चा हुआ 7,000 रुपये। बताओ जी, 7.77 सबका ये याद है, ठीक है। तो किससे डिवाइड करा, 900 यूनिट से, है ना। तो यही अब आपको मुझे चीज़ सिखानी है, सितारा। अब देखो लेबर, सोचना है हमें, लेबर मजदूर, हम ये मानते हैं कि मजदूर जब काम करेगा तो कौन से डब्बों पर करेगा। हाँ, तो मैं आपको ऐसे स्टोरी बना देता हूँ। देखो जैसे हमने 1000 यूनिट्स खरीदे थे, ठीक है, मुंबई से ऑर्डर दिया था सामान, याद है। अब हमें पता है कि रास्ते में 100 डब्बे तो या 100 चीज़ तो हमारी 100 यूनिट्स तो खो ही जाएंगे। वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, हमें पता है ये तो नॉर्मल लॉस हो नहीं है। अब जब हमारी फैक्ट्री में सामान पहुंचा तो सिर्फ कितने यूनिट्स पहुंचा, 900 यूनिट्स, है ना। यहाँ तक तो हमने अपने मटेरियल के खर्चे को लगा दिया।
अब इसके बाद हमेशा यही माना जाएगा कि आग लग गई या जो भी हो गया और हमारे 200 यूनिट्स क्या हो गए, खो गए, एबनॉर्मल लॉस्ट हो गए। तो अब जो कितने यूनिट्स बचे हैं हमारे पास, 700। तो जब भी लेबर कुछ काम करेगी, लेबर कोई भी अब काम करेगी या प्रोडक्शन पे अब आगे कोई भी काम होगा, तो वो किन डब्बों पर काम होगा, इन डब्बों पर। सिर्फ मटेरियल एक ऐसा खर्चा होता है जो आपको शुरू में अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाने तक लगता है। तो मटेरियल की कॉस्ट के टाइम पर तो हमने कितने यूनिट्स मान लिए थे अपने पास, है 900 यूनिट्स, क्योंकि मटेरियल सबसे शुरू में खरीदा जाता है। लेकिन लेबर या प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमेशा आपके अवेलेबल यूनिट्स पर ही लगेगी। जो डब्बे जल गए वो तो जल गए, उन पे लेबर थोड़ी ना कोई काम करेगी। अब लेबर तो किन डब्बों पर काम करेगी, जो डब्बे बच गए। प्रोडक्शन ओवरहेड किन डब्बों पर होगा, जो डब्बे बच गए। तो इसीलिए इस ऑर्डर में, याद है आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते तो इसी ऑर्डर में रटवाते हैं आपको, या चैप्टर भी इसी ऑर्डर में होता है, पहले मटेरियल, फिर लेबर, फिर ओवरहेड। तो लेबर और ओवरहेड जो ये खर्चे हैं, ये सिर्फ आपके कौन से यूनिट्स पर लगेंगे, जो आपके पास अब बचे हुए हैं, यानी कि 700 डब्बे। तो इसीलिए मतलब हमें ध्यान रखना है। अब देखो, जब हम लेबर की कॉस्ट को अप्रोप्रिएट करेंगे तो सिर्फ हम 700 यूनिट्स के हिसाब से ही अप्रोप्रिएट करेंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, 10। एंड सिमिलरली प्रोडक्शन 42,000 रुपये हमने खर्च करे, तो ये भी कितने यूनिट्स पर ही करे होंगे, 700 यूनिट्स पर, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम अपने अवेलेबल यूनिट्स पर ही करेंगे खर्च। तो ये भी हमारे अवेलेबल यूनिट्स पर ही होंगे खर्च। तो कितने रुपए आ जाएगी, 60। तो इस क्वेश्चन से मुझे आपको ये वाला पॉइंट कवर करवाना था। तो अब कितने रुपए हो गई कॉस्ट पर यूनिट, 81.11। तो अब हम निकाल सकते हैं नाउ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो 81.11 इंटू कितने डब्बे थे, इन्वेंट्री में 300। तो ये आप कैलसी पर निकाल के बताओ कि कितना है, 24,333। ठीक है, 24,333। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आंसर आना बड़ी बात नहीं है, उससे पहले का स्टेप आना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। चलो, तो AS2 में तो मतलब हमें कॉन्सेप्चुअल यही लिखना था। तो अब हम बुक में चलेंगे, अब हमें इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो हमने कितने AS कवर कर लिए, 3, AS1, AS2 और AS3 जो है वो हम सीधा भी क्वेश्चन में देखेंगे। AS3 जो है वो कौन सा होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो AS3 जो है वो आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, कहाँ पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो वाले चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, है ना। तो उसके हम अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले AS1 का ये इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं बस, ठीक है, बस लिखना कुछ मत, आप देखते रहना। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March अमाउंट्स टू 1,63,000 ऑन FIFO मेथड। The company decided to change from FIFO method to weighted average method for ascertaining cost of inventory for the year 2001-2। अब कंपनी ने सोचा कि हम FIFO से चेंज करके weighted average method ले लेते हैं। On the basis of weighted average method, the closing inventory on 31 March 2002 amounts to 147। तो अब इसकी कॉस्ट बदल गई, पहले कॉस्ट थी 163 FIFO के हिसाब से, लेकिन अब कॉस्ट कितनी हो गई, 147, मेथड बदलने की वजह से। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च इज 195। रियलाइजेबल वैल्यू है NRV 195। डिस्कस कह रहा है, डिस्कस करो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एज पर AS1। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखो, जब भी वो कहता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट डिस्कस करो, तो आपको वो अंग्रेजी चेपनी है
आंसर में जो मैंने आपको कहा था कि भाई ये रट लेना, वो 3 एरो लिखवाए थे ना, याद आया कि भाई ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा मटेरियल इफेक्ट, जितना भी चेंज हुआ है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट असर्टेनेबल, और अगर वो असर्टेनेबल नहीं है तो हमें फैक्ट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो इतनी अंग्रेजी जो आपको कहा था याद रखनी है पहले बोली थी। अब आप इस केस में देखोगे क्या होगा कि भाई प्रशांत लिमिटेड शुड डिस्क्लोज द चेंज इन वैल्यूएशन मेथड, क्योंकि इसका इफेक्ट इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ रहा है। द कंपनी में डिस्क्लोज द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। तो अब देखो बस ये रीड कर लो कि भाई द कंपनी वैल्यूज इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये तो रूल हो गया। सिंस एनआरवी ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री इन करंट ईयर वाज ग्रेटर, देखो एनआरवी तो क्या है, ज़्यादा है, तो हम एनआरवी पे तो वैल्यू वैसे भी नहीं करेंगे, हम तो वैल्यू किस पर करेंगे, कॉस्ट पर करेंगे। द कंपनी वैल्यूड इट्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट, क्योंकि एनआरवी तो ज़्यादा है। तो वो ये कह रहा है कि प्रेजेंट ईयर में जो चेंज हुआ वेटेड एवरेज मेथड विच रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री फॉर असर्टेनिंग कॉस्ट फ्रॉम अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फीफो, द चेंज इन पॉलिसी हैज रिड्यूस्ड करंट प्रॉफिट एंड इन्वेंट्री बाय 16,000 रुपये। बस, तो आपको ये कंक्लूजन लिखना है मेन, और वो समझ गए कैसे। देखो पहले इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी होती, 163, क्योंकि आप वो लेते कॉस्ट, लेकिन अब इन्वेंट्री की वैल्यू क्या लोगे आप, 147। तो जैसे ही आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो दैट मीन्स आपके प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। और कितने रुपए से कम हो जाएंगे, 19,000। तो बस आपको ये लिखना है, इसमें ये दे रखा है कि मतलब 16,000 से, कि भाई हमारे प्रॉफिट्स जो हैं वो कितने रुपए से कम हो जाएंगे, 16,000 से। तो क्लियर हो गया। ऐसी इलस्ट्रेशन 2 है, वो भी डिस्क्लोजर पे ही है, एक बार देख लो। इसमें लिखा है जे लिमिटेड हैड मेड राइट्स इशू ऑफ शेयर्स इन 2002। इन द ऑफर डॉक्यूमेंट टू इट्स मेंबर इट हैज़ प्रोजेक्टेड ए सरप्लस ऑफ 40 करोड़ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स for the year prepared on the hire to followed accounting policies and presented for perusal of board of directors showed a deficit of 10 करोड़। ड्राफ्ट रिजल्ट्स का मतलब है कि अभी पक्के नहीं बने, लेकिन अभी जब पहले दौर में फाइनेंशियल्स बनाए तो पता लगा कि 10,000 की शायद कमी है, 10 करोड़ की कमी है। द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद MD डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग। अब बोर्ड ने सोचा चलो भाई अब कुछ बातें हैं। नंबर 1, अब यहाँ से पढ़ना, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट वर्क कॉस्टिंग 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ हेर्थ टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी कह रही है कि जो हमने पहले मेथड लगा रखा है इन्वेंट्री का प्राइम कॉस्ट के हिसाब से, तो उसमें तो इन्वेंट्री है 30 करोड़ की, लेकिन अब इसको बदल कर वो मेथड वो इन्वेंट्री को वर्क कॉस्ट पर दिखाना चाहते हैं, यानी 50 करोड़। तो अभी पिछले सवाल में भी आपने सेम चीज़ देखी थी कि इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो पहले 30 करोड़ थी, अब 50 करोड़ हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि इस बार इस चेंज की वजह से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने करोड़ से, 20 करोड़ से। तो पहले पॉइंट का आपको आंसर दिखा देता हूँ बस। पहले तो वही अंग्रेजी आ गई रटने वाली। तो देखो पहले पॉइंट का आंसर देखो कि भाई इन्वेंट्री की वैल्यू ऐसे ऐसे थी पिछले साल, इस बार कंपनी ने चेंज कर दिया। तो एज ए रिजल्ट के बाद पढ़ना, ईयर एंड की इन्वेंट्री की वैल्यू 50 करोड़ हो जाएगी एंड प्रॉफिट, पढ़ो क्या लिखा है, इंक्रीज हो जाएगा। कितने से, 20 करोड़ से। तो आप समझ गए।
अब ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आप ये वाले आंसर्स को अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, जितनी इतनी ऐसी होगी उतना ICAI खुश रहेगा। अब देखो सेकंड पॉइंट, सेकंड में लिखा है नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर provision at 2% of the sales used to be made under the concept of matching of cost against revenue and actual expenses used to be charged against the provision. The board now decided to account for expenses as and when actually incurred. तो अब देखो इस पूरी स्टोरी का मतलब, बड़े ध्यान से सुनना। कंपनी पहले क्या करती थी, कंपनी पहले ही करती थी कि भाई मान लो 600 करोड़ की सेल करी, तो कंपनी की पहले पॉलिसी ये होती थी कि वो ये सोचती थी कि भाई अगर हम 600 करोड़ की सेल कर रहे हैं तो सेल करने के बाद कुछ ग्राहक होते हैं ना, कह देंगे भाई ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, वारंटी मांगने आ जाएंगे। तो कंपनी हमेशा मानती थी कि भाई जितने रुपए की भी हम सेल करेंगे उसका 2% हम पहले से प्रिपेयर रहें कि भैया कोई ना कोई वारंटी मांगने आ जाएगा, तो वो एक प्रोविज़न क्रिएट कर देते थे। तो 2% मतलब कितना हो गया, एक तरह से 12 रुपये। तो कंपनी पहले ये करती थी कि भाई जो भी सेल होती थी उस सेल पर कितना प्रोविज़न बना देती थी, 2% का, यानी कि अपने P&L में चार्ज कर देती होगी। लेकिन अब इन्होंने क्या चेंज करा, देखो आगे भी लिखा है और ऊपर भी लिखा है कि नाउ बोर्ड डिसाइडेड टू अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन एक्चुअली इनकर्ड। मतलब अब वो चाहते हैं कि ये प्रोविजन ना बने, शुरू में भी इधर रखा है नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस। मतलब अब वो क्या चाहते हैं, अब कि प्रोविजन मत बनाओ भाई, इसको P&L में चार्ज मत करो, प्रोविजन नहीं बनाना, अब वो ये चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी, पहले प्रोविज़न बनाया करते थे 2%, अब कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे। तो अब बताओ इस चेंज की वजह से इनके प्रॉफिट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब P&L में चार्ज नहीं करना, तो इनका प्रॉफिट 12 करोड़ से बढ़ जाएगा। समझ आया ना पॉइंट? तो अब देखो सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर यही है कि भाई ड्यू टू दिस चेंज द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इंक्रीज्ड बाय 12 करोड़। तो पहले ये प्रोविजन बनाते थे, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड कर लिया हमें प्रोविजन नहीं बनाना, तो इनके प्रॉफिट्स इस साल के बढ़ जाएंगे। इसी तरह थर्ड भी देख लो, प्रोवाइड फॉर परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये चाह रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में परमानेंट गिरावट आ गई है, which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 करोड़। और ये जो गिरावट आई है ये पिछले मतलब 5 वर्षों की आई है, जिसके लिए अब ये प्रोविज़न 10 करोड़ का बनाने के लिए तैयार है। तो अब अगर ये नया प्रोविज़न बनाने के लिए तैयार हैं तो इससे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इस साल के कम हो जाएंगे। तो ये बात हम थर्ड में डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई जो भी आप प्रोविज़न बनाओगे वो प्रॉफिट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। कितने रुपए से, 10 करोड़ रुपए से। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो बेसिकली AS1 में आपको बस इस तरह के ही क्वेश्चंस मिलते हैं कहानी के, कि आप चेंज कर दोगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप इसका अपने आप होमवर्क में देख लेना, इलस्ट्रेशन 3 है, ठीक है ना। ये भी कहानी इसी तरह की है कि कंपनी ने चेंज कर दिया, तो इसका आप आंसर रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अब AS2 के क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। तो अब AS2 के जो हैं वो एक बार और डिस्कस करता हूँ आपके साथ। देखो इसमें है इलस्ट्रेशन 1। तो इलस्ट्रेशन 1 जो है वो तो आपका है बेसिकली कि आपको 3 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, आइटम ABC, और इसकी इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। और ये नॉर इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री है, मतलब हर आइटम अलग है। तो बताओ कैसे निकालोगे, क्या है नियम? विच एवर इज लोअर। तो तीनों को जोड़कर फिर टोटल को कंपेयर करोगे अलग अलग, इंडिविजुअल।
तो ए आइटम में 28, बी आइटम में तो 32 और सी आइटम में 16। तो तीनों को जोड़ लो, कितना आएगा? तो तीनों को जोड़कर आएगा 76। ठीक है, तो ये तो चलो एक ओरली हो गया। उसके बाद इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में देखो क्या लिखा है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड एट द कॉस्ट, एक्स लिमिटेड ने खरीदा, कॉस्ट पर क्या खरीदा, ऑफ 40 लाख रुपी इन अक्टूबर 2001। ठीक है, टिल मार्च 75% ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड, 75% आपने बेच दिया। तो कॉस्ट थी 40 लाख, उसमें से 75% बेच दिया, तो जो 25% बच गया उसकी कॉस्ट कितनी है? 10 लाख। वेरी गुड। फिर लिखा है द कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख, द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख। एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख का मतलब है ये क्या है फिलहाल? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस। एंड ए कमीशन एट 10% ऑन सेल इज पेबल टू एजेंट। ये क्या है? एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। तो आप NRV निकालना, कितनी आएगी? 11 लाख माइनस 10%, 9,90,000। तो कॉस्ट है 10 लाख, NRV है 990। तो अब आप क्या करोगे? विच एवर इज लोअर। तो यही दे रखे देखो आंसर में, द स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 99। तो क्लियर हो गया? तो ये भी मतलब आप ऐसे ही देख लो, इसमें भी कुछ नहीं करना। इलस्ट्रेशन 3, इसके लिए कैलकुलेटर तैयार रखो जल्दी से। इसमें देखो क्या दे रखा है, इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट इज 5%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको पहले से पता है कि 5% तो मेरा नॉर्मल वेस्ट है। इनपुट 5000 एमटी ऑफ इनपुट्स, मतलब मटेरियल 5000 यूनिट्स हैं मटेरियल के, वर्क पुट इन द प्रोसेस। तो एक बार ये निकालना कि भाई अगर 5% आपको पता है नॉर्मल लॉस है और 5000 मटेरियल इनपुट है, तो नॉर्मल लॉस कितना? 250। तो आपके पास कितने यूनिट्स बचेंगे? 4750। हालांकि उसने देखो आगे दे रखा है द प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 मटीरियल। तो इससे क्या इंटरप्रेट करा हमने? वेरी गुड। इसका मतलब वो कह रहा है 300 मटीरियल लॉस्ट हुए हैं, तो इसका मतलब 250 तो नॉर्मल थे, तो 50 इसका मतलब नॉर्मल हुए होंगे। तो अगर मुझे लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड एप्रोप्रिएट करना हो तो वो मैं 4700 यूनिट्स पर करूंगा, लेकिन अगर मटेरियल को एप्रोप्रिएट करना होगा तो 4750। तो क्लियर हो गया? तो ये आपको एग्जांपल 5 में जो सिखाया था। तो वो कह रहा है कॉस्ट पर मटेरियल ऑफ इनपुट इज 1000 रुपये। ठीक है, द एंटायर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट इज ऑन द स्टॉक एट द ईयर एंड, स्टेट विद रेफरेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंट्री इन दिस केस। तो आपको इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है, और वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारे पास कॉस्ट है पर एमटी ऑफ इनपुट वो है 1000 रुपये। तो निकाल सकते हो जी? तो मतलब हमारा सारा सामान इसमें अनसोल्ड रहा है, तो आपको 4700 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। ये है क्वेश्चन। तो देखो चलो मेरे साथ वैसे डिस्कस करते हैं। आप बस ये बताओ मुझे कि मटेरियल की क्या कॉस्ट लोगे पर यूनिट वाली? आपने मटेरियल पर कितने रुपए खर्च करें ये बताओ। अच्छा, पर यूनिट वाली बता रहे हो ना? चलो, तो मटेरियल पर कितने रुपए खर्च करें ये बताओ। हाँ, 1000। वो तो पर एमटी है, 1000 पर एमटी।
आपने 5000 MT खरीदा है, मतलब 50 लाख रुपए खर्च करे मटेरियल पे आपने, है ना। इसका मतलब आपने 50 लाख का माल खरीदा है, और ये 50 लाख रुपए का माल आप कितने यूनिट्स पर अप्रोप्रिएट करोगे अब? हाँ, बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये मटेरियल 50 लाख रुपए का जो खर्चा है, ये आप कितने यूनिट्स पर अप्रोप्रिएट करोगे? 4750 पर करोगे, 4700 पे नहीं करोगे। वो कर दिया तो फिर मेरा एग्जाम्पल 5 बेकार हो गया। 4750 यूनिट्स पर करोगे। अच्छा, अगर लेबर भी होती तो किस पर करते? 4700 पे, है ना। तो मटेरियल का खर्चा सिर्फ 4750 यूनिट्स पर अप्रोप्रिएट होगा। तो कितने रुपए आ गया पर यूनिट? 1052.63। चलो, लेबर इसमें है नहीं और कुछ इसमें है नहीं, तो अब आप 4700 यूनिट्स की निकाल सकते हो, क्या होगी वैल्यू? ठीक है, मतलब कैलसी पे कितना आ रहा है? 4947368 अप्रॉक्सीमेटली 0.44। ठीक, तो समझ आया ये वाला? तो मतलब अगर आप इसका आंसर आपको दिखाऊं, ये इसका, तो इन्होंने भी यही दे रखा है कि एज पर AS2 ये नॉर्मल वेस्ट हुआ 250, एबनॉर्मल वेस्ट हुआ 50, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को निकालने के लिए इन्होंने पहले वही निकाला 1052 कॉस्ट पर यूनिट, और फिर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 4700 इंटू 1052, तो यही आ रहा है 49,47,368। तो क्लियर हो गया? आप 2 डेसिमल तक भी ले सकते हो। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, वो तो इंस्टीट्यूट को पता है, तो अप्रॉक्स इन्होंने भी इसीलिए अप्रॉक्स करके छोड़ दी। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट समझ आया ना इसका? चलो इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। ये भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम्पल में सिखाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंसिस्टिंग मटेरियल कॉस्ट 200 रुपये पर केजी। चलो ठीक है। डायरेक्ट लेबर 40 रुपये पर केजी। चलो ये भी ठीक है। डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड 20 रुपये पर केजी। ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्शन चार्जेस फॉर द ईयर, अब ध्यान से पढ़ना, विद नॉर्मल वर्किंग कैपेसिटी ऑफ 2 लाख किलो इज 20 लाख रुपए। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर चर्चा कर लेते हैं। तो आपने फिक्स्ड प्रोडक्शन पर 20 लाख रुपए खर्च करें, ठीक है। और मुझे अगर पर यूनिट खर्चा निकालना है या पर केजी, तो अब हम कितने यूनिट से डिवाइड करेंगे? 2 लाख से। इसमें तो खैर एक्चुअल दे भी नहीं रखा, लेकिन वैसे रूल बताओ, एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर। तो खैर इसमें तो आपका काम आसान हो गया। तो 10 रुपये पर यूनिट तो फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। तो अब ये चारों जोड़ लो, 10 और 200 और 40 और 20, 270। तो वो कह रहा है 4000 किलो के फिनिश्ड गुड्स की क्या वैल्यू होगी? तो 4000 इंटू 270 कितना आ गया? 1080। तो बस उसने भी यही दे रखा है 1080। तो क्लियर हो गए दोनों? तो AS1 सिर्फ थ्योरेटिकल होगा, AS2 में आपके इस तरह के छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। चलो अब होमवर्क के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना आपका AS3, अब ये आपने क्योंकि ऑलरेडी पढ़ रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कि कैश फ्लो कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, अलग अलग एक्टिविटियाँ, ये वो। तो इसमें होमवर्क में आप ट्राई करना, इसी बहाने आपका कैश फ्लो का रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे इसमें छोटे मैं एग्जाम दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछता है एक्टिविटी बताओ, एक्टिविटी पहचानो। जैसे देखो ये इलस्ट्रेशन 1 कि भाई आपको एक्टिविटी पहचाननी है कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर लेना, सिंपल है। इसी तरह इलस्ट्रेशन 2
इसमें उसने बोला कि भाई हमने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे, ये तो चलो मेरे साथ ही ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है, 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे, विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ्स, तो इनकी अवधि 3 महीने से भी छोटी है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब क्या मानोगे। तो अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हो जिसकी अवधि, जिसकी ड्यूरेशन 3 महीने से भी छोटी है, तो दैट मीन्स ये मार्केटेबल या करंट इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटी हो गई। तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे अपने लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और इसी को वो कह रहा है कि अगर मान लो ये ज़्यादा लंबे समय के लिए खरीदते आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर हम इसको कौन सी एक्टिविटी में ट्रीट कर लेते, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये इलस्ट्रेशन मतलब कोई इलस्ट्रेशन एग्जाम के लिए नहीं, बेसिक कहानी है आपको जो पता है। अब इसी तरह इलस्ट्रेशन 3 ये आप होमवर्क में कर सकते हो, छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसमें भी आपको एक्टिविटी क्लासीफाई करनी है कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग है, कौन सा फाइनेंसिंग है, ठीक है, ये भी सिंपल है। और एक इलस्ट्रेशन 4 जो है लास्ट इसमें, उसमें आपको इन्होंने वैसे दे रखा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। डेबिट साइड में आप ये कैश अकाउंट दे रखा है आपको, डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स लिख रखे हैं और क्रेडिट साइड में आपकी सारी पेमेंट्स लिख रखी हैं। तो आपको याद है ना डायरेक्ट मेथड, जिसमें रिसिप्ट्स होते थे और पेमेंट्स आपको पूरी दी होती थी, तो बस आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो ये एक बार आप चाहे होमवर्क में ट्राई कर लेना, तो इसमें आपका इजीली बन जाएगा, मतलब और कुछ इसमें है नहीं। एंड इसी तरह इलस्ट्रेशन जो 5 है, ये भी आपका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है। तो इसमें भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का वो जो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस चाहे आप कैश फ्लो को रिवाइज करने के बाद कर लेना, या फिर अगर याद है तो पहले भी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब इस एएस में बस आपको मेनली यही करना है। तो बाकी देखो इंस्टीट्यूट भी कह रहा है कि फॉर डिटेल प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ AS3 स्टूडेंट आर एडवाइज टू रेफर यूनिट 2 ऑफ चैप्टर 4, ठीक है। चलो तो बस यही करना था आज, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।